जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है क्लास 10th की जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं उन सभी की एक श्रृंखला। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि सारी जो चैप्टर हैं उनको डेली ना डेली हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, आज का इसी श्रृंखला में हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएँ। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, इनके बारे में जानकारी आपको होगी, है ना। आपने पिछली 9वीं कक्षा में पूर्ण, पूर्णांक, है ना, परिमेय, इन सब संख्याओं की बात की होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो क्लास 10th में पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपको देखना पड़ेगा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और आप कहीं ना कहीं पास हो गए हैं, तभी आप तो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। और वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्लिड प्रमेय की। यूक्लिड प्रमेय क्या होता है? देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा SCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। पढ़ा है महत्तम समापवर्तक या ना पढ़ा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक आता है LCM। क्या आता है? LCM, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जब हम बात करते हैं ना, तो इन दोनों चीज़ों के निकालने की एक प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। देखें हम यहाँ पे क्या है, जो आपका चैप्टर है ना, आपको अपनी अपनी किताबें खोलना है और हम उसमें पढ़ने वाले हैं यूक्लिड प्रमेय। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान के चलिए आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका नाम है a। क्या है धनात्मक पूर्णांक? a। इसके बाद आप देखें तो अन्य धनात्मक पूर्णांक है जिसका है b। एक धनात्मक पूर्णांक a है, एक धनात्मक पूर्णांक b है। इसी के साथ साथ में आप देखें कि इस प्रकार हम इन दोनों को विभाजित करते हैं, इसका जो शेषफल रहेगा वो क्या बचेगा? r प्राप्त होगा, जो किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। मान के चलिए आप a को क्या कर रहे हैं? a को किसी चीज़ से b से विभाजित कर रहे हैं, तो इसका जो शेषफल बचना चाहिए वो मान के चलिए r बच रहा है। तो यूक्लिड प्रमेय कहता है कि यह जो r है, यह जो r है, ये किससे छोटा होगा? यह छोटा होगा b से। ठीक है, यह छोटा होगा b से, ये बताता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। चलिए देखें, आपने परिमेय अपरिमेय पढ़े, संख्याएँ पढ़ा है ना। परिमेय संख्याएँ, है ना, अपरिमेय संख्याएँ P/Q में जिनको व्यक्त किया जा सकता है। कुछ पॉइंट वाली संख्याएँ आती हैं, दशमलव संख्याएँ कहलाती हैं, है ना। परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, है ना, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, इस तरीके की जो संख्याएँ होती हैं, उसी तरीके की वास्तविक संख्याएँ होती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कुछ भी नहीं है, बस यह बताता है कि जो आप अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल के रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार से आप देखें तो 2 = 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 = 2 × 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि 253 की यदि कोई बात कर रहा है तो आप 11 × 23 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 253 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि इन संख्याओं की हम जितनी भी बार चाहें पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो हम धनात्मक पूर्णांकों का एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का क्या बना रहे हैं हम? बड़ा संग्रह बना रहे हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो कैसे देखेंगे? उदाहरण के रूप में हम देखें तो 7 × 11 × 23 क्या होगा? ये होगा 1771। ठीक है, इसी प्रकार से हम यदि देखें तो 2 × 3 × 7 × 11, ये क्या है? × 23। इसके बराबर में क्या जाएगा? 10,626। क्या आ रहा है? 10,626। अब मान लीजिए कि आपके संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हो गई हैं, तो इस संग्रह की अमाप जो होगी
किसी के बारे में अनुमान आप लगा सकते हैं क्या? देखते हैं आगे चल के, ठीक है। जैसे हम यदि बात कर रहे हैं 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 23, ये करने पे आपकी संख्या 10,626 हो रही है। इसी प्रकार से 7 गुणित 11 गुणित 23 तो 1771 हो रही है, ठीक है। आधारभूत प्रमेय क्या कहलाता है भाई? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। देखो, पूर्णांकों के अध्ययन के मूल रूप में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसी कारण यह कदम क्या कहलाता है? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको क्या सीखना है इसमें? कार्ल फ्रेडरिक गॉस कौन थे ये? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले संभवतः सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट पुस्तक में किया गया था। इसके बाद में हम देखें तो इससे सबसे पहले से उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्पेंस अर्थमेटिक, इनकी रचना क्या थी? डिस्पेंस अर्थमेटिक, इसमें इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है। इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणितज्ञों का राजकुमार। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें तो उनका नाम समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें से एक आर्किमिडीज थे, न्यूटन थे, और तीसरा कार्ल फ्रेडरिक गॉस भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने उदाहरण आ रहा है। क्या है उदाहरण? संख्याओं 4n, ये क्या है? संख्याओं 4n में आपको देखना है कि विचार करना है कि n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n ऐसा मान हो सकता है यहाँ पर 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। देखो करके देखते हैं। इसमें अपने को देखना है कि जो 4n दिया हुआ है कि वो शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो वह 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या जो शून्य जिस इकाई अंक में होगा वह किससे विभाजित होती है? 5 से विभाजित होती है। अब हम देखेंगे कि 4n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, यह संभव नहीं है। 4n जो होता है, देखिए 4n जो होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2n, ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। इसी कारण 4n गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या क्या है? केवल 2 है। क्या है? केवल 2 है। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या याद नहीं, या ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी तो शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है उदाहरण में। दी हुई संख्याएँ हैं 6 तथा 20। इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो इनके HCF और LCM निकालने की बात हो रही है। क्या निकालना है? एक का निकालना है HCF और इन्हीं का निकालना है LCM, ठीक है। देखो क्या होता है अभी। हम यहाँ पर सबसे पहले उतारते हैं प्रश्नानुसार 6, ठीक है। 6 का हमें क्या याद करना है? मान के चलिए HCF याद करना है पहले। 6 का हमें क्या याद करना है? HCF। 6 और 20 का 6 को गुणनखंड में कैसे बनाया जाएगा कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार से यदि हम लेते हैं 20, क्या लेते हैं? 20 के साथ में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 2 गुणित 2 गुणित 5, अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर यदि आप बात करेंगे HCF की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या मिल के आ रहा है? इन दोनों में HCF क्या आ रहा है? 2, ठीक है। क्या आ रहा है? 2। LCM की यदि हम बात करेंगे तो LCM क्या आ रहा है? LCM इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 5 आ गया, ठीक है। एक ही संख्या कॉमन थी इसमें, क्या? जिसको हम कहते हैं 2, ठीक है। अब देखो इसका आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा? 7। इसका LCM हो गया 7, इसका HCF हो गया 2। बड़ा आसान है, अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं करना है,
आपको टुकड़ों में बांट देना है। उसके बाद इसमें से जो कॉमन फैक्टर निकल के आता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसमें 2, जो एचसीएफ कहलाएगा। एलसीएम जो होता है वो उसका 60 कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर एलसीएम भी निकालिए किस किस का, 96 और 407 का। चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमें निकलना है 96। 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 गुणित में 3। ये हो गया आपके 96 की इक्वेशन। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है उसको हम कहते हैं 404। 404 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणित 2 2 गुणित 4 गुणित 101 हो गया, तो 2 का स्क्वायर गुणित में 101। ठीक है, यहाँ से 2 की पावर 2, तो इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा 2 की पावर 2 होगा। क्या होगा, 2 की पावर 2 अर्थात 4, क्योंकि 2 की पावर 2 कॉमन निकल रहा है ना, इसमें से 2 की पावर 2 निकाल सकते हैं। ये हो गया HCF। इसका जो LCM होगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं बस, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसका जो LCM होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए LCM निकालने की जो अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं ना, उसको हम कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, याद रखें, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे 2 संख्या, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये एक होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे। जब हमको इसका LCM निकालने का HCF कहाँ जाएगा, नीचे। तो कैसे निकलेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 96 इंटू 404 अपॉन में 4 आया। कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 गुणित 404 कितना आ जाएगा इसका, 9696 इसका क्या हो गया, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि 2 संख्याओं को यदि हमको LCM निकालने की बात करी जा रही है, किसी भी चीज़ में हमको या तो LCM निकालना है, HCF निकालना है। यदि हमने पहले इसमें से LCM निकाल लिया है, हम HCF की वैल्यू निकाल सकते हैं LCM को नीचे रख करके, है ना। गुणा क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ। अब 3 संख्याएँ दे दिया है इसमें, कितनी संख्या दे दिया है, 3 संख्या। करना कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे वैसे ही इसको करना है ना। सबसे पहले 6 का निकालेंगे। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। फिर हम लिखेंगे 72 का। 72 को हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, है ना। ये हो गया इसका। इसके बाद 72 के बाद हम किसका निकालेंगे, 120 का। 120 का कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। HCF की यदि हम बात कर रहे हैं तो HCF आपको देखना होगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 तो निकल गया। ठीक है, फिर देखना होगा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 निकल गया, 3 दूनी 6। इसका जो HCF होगा वो है 6। इसके बाद आपको इसमें निकालना है LCM। मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, फिर से बताता हूँ, ये फार्मूला याद रखिए। दोनों संख्या जो संख्याएं दी हुई हैं, अब कितनी संख्याएं हो गई यहाँ पे, अब टोटल संख्याएं हो गई हैं 3, है ना। आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, पर ये वैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, जो फार्मूला है वो 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए नहीं। इसके LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा संख्याएं किस में दिख रही हैं, तो 2 की पावर हो गई 3 गुणित 3 की पावर किस में दिख रही है सबसे ज़्यादा, 3 की पावर हो गई 2 गुणित 5। कितना हो जाएगा,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, ये है 5, क्या है ये? अब आता है 8 गुणित 9 पना 45। आंसर क्या आएगा? आंसर बताइए। 360। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले सेशन में इसके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगी? प्रश्नावली 1.1, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें।